ओके, थोड़ा सा साउंड कम है, वेट। हाँ, ओके। इज इट ऑडिबल प्रॉपरली नाउ? हम्म, ठीक है। मुझे चैट बॉक्स के लिए थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। हम्म, ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये था, द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज 40 मिनट्स। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको 40 मिनट्स लगे, 15 प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको कितना टाइम लगना चाहिए? एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर 40 मिनट्स लगते हैं, तो 15 यूनिट्स बनाने के लिए उसको कितना टाइम लगना चाहिए? तो मेरा कैलकुलेटर, ओके, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर आ गया। So someone is, Atik is saying 600, Mahesh is saying 600. Okay, very good. 40 multiply by 15 बराबर है 600 है। ठीक है, जिसको मैं क्या कर लूंगा, पहले तो आवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करना है। ठीक है, तो ये जो भी रिकॉर्ड किया है, आंसर इज 10, राइट? 10 आ गया आपका आंसर। आंसर की, ओके, सो आंसर इज 10। रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 40 minutes into 15 यूनिट्स। ठीक है, 600 डिवाइड बाय 60 कर लेंगे। ये 600 मिनट्स है, डिवाइड बाय 60 कर लेंगे, सो वी विल गेट 10 आवर्स। ठीक है, एंड उसने कितना टाइम लिया है? अरे आजा, उसने कितना टाइम लिया इसको कंप्लीट करने के लिए? क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखो, उसने कितने आवर्स लिया है? इन अ डे ऑफ 7 वर्किंग आवर्स अ वर्कर गिव्स एन आउटपुट ऑफ 15 यूनिट्स। उसने कितने आवर्स में किया इसको? 7 आवर्स। एंड इफ आई टेल यू कि व्हाट इज द टाइम सेव, कितना टाइम सेव हुआ, तो आप क्या बताएंगे? बोलो। इफ आई आस्क यू कि कितना टाइम सेव हुआ, वेरी गुड अतीक, महेश, दो ही लोग अब तक के फिलहाल जागे हुए हैं। ठीक है, अदर स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग। एक सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आंसर कर रहे हो आप। ठीक है, इफ ही he if he is supposed to take 10 hours to complete this 15 units, and if he has worked for 7 working hours and completed the work, then he is saving 3 hours, करेक्ट? 10 आवर्स की जगह पे उसने 7 आवर्स में कंप्लीट कर लिया है अपना जॉब, तो 3 आवर्स उसने क्या किया है? सेव किया है। ठीक है, ओके, नाउ एवरीथिंग इज डन। मैंने एक वर्ड फाइल लेना है। ओके, टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 15 मिनट, सॉरी 15 10 आवर्स, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। कैसे फाइंड आउट किया है? इट इज 40 मिनट्स फॉर 1 यूनिट, और 15 बनाया है पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, दिस इज योर टाइम रिक्वायर्ड। व्हाट इज एक्चुअल टाइम टेकन? इट इज 7 hours. It is given in the question. Okay, for making those 15 units he has taken 7 hours. What is time save? Time save is time saved is
3 hours. ठीक है. एंड नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला. पहले तो उसको जितना काम किया है उसकी सैलरी मिलेगी, मीन्स उसको 7 आवर्स का मिलेगा. पर आवर कितना मिलता है उसको? 10 रुपीज. सो 10 रुपीज से उसको 70 रुपीज तो मिलेगा ही, प्लस उसको बोनस भी मिलेगा, है ना. उसको बोनस भी मिलेगा. मुझे बताओ हेल्थ में कितना बोनस मिलता है? चलो जाग जाओ, चैन से सोना है तो जाग जाओ, और आगे बढ़ना है तो आंसर दो. बोलो हेल्थ में बोनस कितना मिलेगा? 50%. वेरी गुड, अनम ने आंसर दिया. ओके. सफा, अनामिका, ठीक है. वेरी गुड. तो आप जागते जाओ, आंसर देने का मतलब आप जाग रहे हो. ठीक है. ओके, टाइम सेव के ऊपर 50%, है ना. ऐसा लिखा करो, टाइम सेव के ऊपर 50% इंटू रेट जो है आपका 10. सो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 70. बराबर, मतलब 7 into 10 जो उसको उसके डेली के वेजेस मिलने वाले हैं वो तो है. 3 का 50% होता है 1.5. बराबर, 3 का 50% होता है 1.5 इंटू 10, तो आंसर 15 होगा. बराबर, वेरी गुड. अलीमुन ने आंसर दिया है. इससे पहले जयश्री ने आंसर दिया है, फिर प्रियंका ने आंसर दिया है, प्रार्थना ने आंसर दिया है, अनामिका, सफा. हाँ बस इतने ही लोग हैं. ठीक है. और यहाँ पे सफा ने टोटल ही बता दिया कि सर 85 आएगा. ओके, इट इज 85. वेरी गुड. वेरी गुड. प्रार्थना, अलीमुन, अतीक, प्रार्थना, वंस अगेन जयश्री. ओके, आप लोग जाग गए, इतने लोग जाग गए हैं अभी. ठीक है. तो आंसर इज 85. अब ये मैं आपको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ आपके आंसर की में. तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन रिफर करेंगे, सो यू विल हैव योर आंसर की विथ यू. ठीक है. सो डन. एनी डाउट? मूव ऑन करें नेक्स्ट चैप्टर को. लास्ट चैप्टर है हमारा, इस सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर है. नेक्स्ट सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट करेंगे. ये सेमेस्टर अभी खत्म करना है. ठीक है. और अब तक एग्जाम का कोई नोटिस नहीं है कि एग्जाम कौन से पैटर्न में होगा, तो मत पूछो मेरे से वापस से, बिकॉज एट द एंड आप लोग यही क्वेश्चन पूछते हो, सर पेपर कैसे होगा. पेपर प्रोबेबली ऑनलाइन हो सकता है क्योंकि पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन चला गया. ठीक है. लेकिन जब तक के नोटिस नहीं आएगा यूनिवर्सिटी का, तब तक हम लोग कुछ नहीं बता सकते, बट एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं. ठीक है. ओके, सो मैंने एक इमेज आपको भेजा है. सिर्फ इंट्रोडक्शन का ही पार्ट हम लोग क्या करेंगे, करने वाले हैं यहाँ से आज. उस चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. कहाँ गया? चाहिए तो है. ओके, सिंस ये नोट्स थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, नोट्स कंप्लीट नहीं मतलब इट इज जस्ट द स्टार्ट. इसमें कुछ चीजें मुझे ऐड करना था, इसलिए मैंने आपको पूरा कंप्लीट नहीं भेज पाया हूँ. ठीक है. तो आज इतना मिलेगा, इसके बाद पूरा नोट्स ये चैप्टर का आपको मिल जाएगा. ठीक है. इससे इसके पहले कि आपने मुझे बताया है कि कुछ नोट्स आपके मिसिंग है, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा. तो करेंगे, वो भी काफी टाइम है हमारे पास, इस बारे में डिस्कशन करने का काफी टाइम मिलेगा आपको. ओके, कॉस्ट शीट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल cost of production, a statement showing the various element of cost is prepared. ठीक है. आप डायरेक्ट एक कॉस्ट
नहीं बना पाएंगे। मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इसकी कॉस्ट इतनी है। आपको तो पहले कुछ क्राइटेरिया फिट करना पड़ेगा कि मटेरियल की कॉस्ट इतनी लगने वाली है, या फिर इसमें इतने एक्सपेंसेस होने वाले हैं, या मैं कॉस्ट ऑफ परचेस मेरा इतना होगा, है ना। तो एटलीस्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट होती है, ठीक है, अलग अलग तरह की कॉस्ट होती है, जिसको मिलाकर आप क्या बनाते हैं, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बनती है आपकी, ठीक है। और वो स्टेटमेंट जो आपको ये बताता है उसको आप बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, या फिर कॉस्ट शीट बोला जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट आपको क्या बताता है, आपके एलिमेंट वाइज आपके कॉस्ट बताता है। तो जैसे मटेरियल एक एलिमेंट है, ठीक है, लेबर एक एलिमेंट है, ठीक है, आपके ओवरहेड्स जो है ये एक एलिमेंट है। सबको मिलाकर जो कॉस्ट बनती है वो कॉस्ट बताता कौन सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं उसको, या फिर कॉस्ट शीट बोलते हैं। तो कॉस्ट शीट में आपको क्या पता चलेगा, एलिमेंट वाइज आपको कॉस्ट पता चलेगा, टोटल कॉस्ट पता चलेगी, आपका प्रॉफिट पता चलेगा वहां पर, ठीक है। कॉस्ट शीट इज स्टेटमेंट which provides for the assembly of the detailed cost of a cost center or cost unit, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि कॉस्ट यूनिट किसको बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर किसको बोलते हैं। ये सब आपको कॉस्ट शीट में मिलेगा, डिटेल में मिलेगा, लेकिन इसको बोलते क्या है, कॉस्ट सेंटर किसको पता है, क्या किसको बोलते हैं। हम्म, कॉस्ट यूनिट किसको बोलते हैं, कॉस्ट यूनिट। ये तो टर्म एकदम न्यू नहीं है, मतलब बहुत पुराना है, कॉस्ट यूनिट। नो आइडिया। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, कई बार पूछ चुके हैं हम लोग, ठीक है। कॉस्टिंग कर रहे हो, यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, ओके चलेगा, यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट बोल सकते हो आप। कॉस्ट यूनिट को यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट बोला जा सकता है, जैसे कि किलोग्राम आपका होता है, ठीक है, लीटर होता है, दैट इज कॉस्ट यूनिट, ठीक है। टन जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, मीटर, है ना। तो ये सब क्या है, आपका यूनिट है, कॉस्ट यूनिट बोला जाता है, ठीक है। सो जब भी आप कॉस्ट शीट देखेंगे तो वो पर यूनिट भी बनाई जाती है, तो उसको कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है आप कॉस्ट किस में मेजर करना चाह रहे हैं, तो उसको आप कॉस्ट यूनिट बोलते हैं, ठीक है। कॉस्ट सेंटर किसको बोलते हैं, जिसके लिए कॉस्ट शीट बनाई जा रही है, या जिसके लिए कॉस्ट आप एजरटेन कर रहे हैं, या जिस चीज के लिए आप कॉस्टिंग कर रहे हैं उसको कॉस्ट सेंटर बोला जाता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे लेबर के लिए कॉस्टिंग करना है, ठीक है, तो लेबर बिकम्स कॉस्ट सेंटर। मुझे मटेरियल के लिए कॉस्टिंग करना है, तो मटेरियल बिकम्स कॉस्ट सेंटर, ठीक है। मुझे प्रोसेस के लिए कॉस्ट एजरटेन करना है, तो प्रोसेस बिकम्स कॉस्ट सेंटर, ठीक है। सो कॉस्ट सेंटर जो है, इट इज द सब्जेक्ट मैटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्टिंग में। आप जब भी कॉस्टिंग करते हो तो कॉस्ट सेंटर के लिए करते हैं, बाकी किसी चीज के लिए नहीं करते। मतलब कॉस्ट सेंटर पे ही क्या होता है, कॉस्टिंग होता है। तो जिस चीज के लिए कॉस्ट निकालते हैं, जिस चीज का एनालिसिस करते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर। और कॉस्ट सेंटर कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, और कोई मटेरियल भी हो सकता है, कोई गुड्स भी हो सकता है, ठीक है। सो कॉस्ट सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन में भी अगर आपने कॉस्टिंग की देखा होगा तो वहां पे भी कॉस्ट सेंटर वर्ड आता है, क्योंकि कॉस्टिंग होता ही किसके लिए है, कॉस्ट सेंटर के लिए होता है, ठीक है। एनी डाउट? कोई डाउट है, मतलब कुछ समझना है इसमें, दोनों चीजों में। वैसे आ गया था तो सिर्फ मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। एनीवेज कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको ये मीनिंग से तो रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन हाँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट शीट। बहुत ज्यादा वेटेज इसलिए नहीं होता है क्योंकि दो चैप्टर एक साथ में है इसके, और ऑब्जेक्टिव में दोनों ही एक साथ में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से इसमें वेटेज थोड़ा सा कम हो जाता है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं, एंड ये हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। सेम वापस से ये चैप्टर में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडिशन से, ठीक है। अच्छा, डिविजन्स कैसे होंगी आपकी कॉस्ट के, तो सबसे टॉप पे होगा आपका प्राइम कॉस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको फंक्शंस बताता हूँ, यहाँ नहीं, डॉक्यूमेंट पे। आपके पास फंक्शंस के हिसाब से आप डिवाइड करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट,
ऑफिस कॉस्ट और सेलिंग, ये डिपार्टमेंट्स है और इसके हिसाब से आपके कॉस्ट भी डिवाइड होते हैं। फैक्ट्री को आप प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोल सकते हैं, बोला जा सकता है। ठीक है, याद रखना है सारे वर्ड। इसको वर्क्स कॉस्ट भी बोला जा सकता है। ठीक है, और इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोला जा सकता है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे ये है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यू भी है। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन आपको पता चल जाता है, बट वर्क्स जो चीज है वो आपको ध्यान में रखना है। ऑफिस कॉस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, और सेलिंग में एक आ जाती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा इसका अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए, पीपीटी चाहिए, तो फर्स्ट चैप्टर की पीपीटी में आपको मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको ये सब चीज बताया है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे मुद्दा सेम ही है, कॉस्ट ऐसे ही डिवाइड होती है। ठीक है, नाउ कॉस्ट शीट में क्या होता है? कॉस्ट शीट में ये सारा पार्ट तो सेम है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, जो फैक्ट्री कॉस्ट है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक तो आपकी होती है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। फैक्ट्री की डायरेक्ट कॉस्ट और फैक्ट्री की इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब जितना काम सिर्फ मटेरियल के ऊपर हो रहा है, मटेरियल के लिए हो रहा है डायरेक्टली, जैसे सॉरी प्रोडक्ट के लिए हो रहा है, जैसे कि आपका मटेरियल है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता है, इनडायरेक्ट लेबर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सुपरवाइजर की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको पता है आपका फैक्ट्री जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन से दो पार्ट में? एक पार्ट जो मटेरियल के ऊपर काम कर रहा होता है, और दूसरा पार्ट जो है उसको सप्लीमेंट कर रहा होता है या फिर उसको हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, जैसे सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर भले प्रोडक्ट ना बना रहा हो, ठीक है, लेकिन वो सुपरवाइज कर रहा है कि प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं, है ना। तो फैक्ट्री में क्लीनिंग कर रहा है कोई बंदा, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट नहीं बना रहा, लेकिन वो वहां पे देखभाल कर रहा है, वो उधर पे एक्सपेंसेस वहीं पर हो रहे हैं, फैक्ट्री में हो रहे हैं। तो फैक्ट्री के जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो प्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो रिलेटेड जो फैक्ट्री में कॉस्ट होती है उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो दो पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो नाउ मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। अब तुम्हारी कॉस्ट शीट जो है वो चार पार्ट में डिवाइड हो जाती है, बेसिक चार पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा फैक्ट्री का इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम लोग फैक्ट्री ही बोलते हैं, फैक्ट्री इनडायरेक्ट कॉस्ट ही बोला जाता है। देन यू हैव ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन वी हैव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और एट द एंड आप प्रॉफिट को ऐड करके क्या मालूम करते हैं? प्रॉफिट मालूम आपका सेल्स मालूम करते हैं। देखो यही एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर है। डिवीजन ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले आता है आपका प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट को बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट, ध्यान दे देना। डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, सो इसमें कॉस्ट भी सारी डायरेक्ट होंगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे ही बनेगा। सो व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कॉस्ट शीट का, इसी के ऊपर ज्यादातर आपको क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल नंबर्स में आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, हाँ आ सकता है, प्राइम कॉस्ट निकालने बोल सकता है तो आपको ये सब प्लस करके निकाल देना। ठीक है, वर्क्स कॉस्ट बोल सकता है आपको फाइंड आउट करने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकता है आपको फाइंड आउट करने, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वैसे एनीवेज आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है।
ठीक है। वर्क्स कॉस्ट का मतलब होता है आपका फैक्ट्री के इनडायरेक्ट जो कॉस्ट होते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ पर हमने बताया नहीं है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो आपका ऑफिस जो एक्सपेंसेस ऐड होने के बाद आता है। ठीक है। तो जब कॉस्ट की आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपको मिलता है उसको आप प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट के बाद। और जब आप फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड करते हैं तो उसको आप बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट। जैसे ही आप ऑफिस एक्सपेंसेस को आप ऐड कर देते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन वर्ड है वो तो फैक्ट्री के लिए यूज होता है। हाँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब आप ऑफिस के भी एक्सपेंसेस उसको ऐड कर देंगे तो टेक्निकली आप उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलने वाले हैं। ठीक है, नाम उसको इस तरह से दे दिया, इट रिप्रेजेंट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ठीक है। फिर आप ऐड करेंगे किसको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को जब ऐड कर लेंगे तो उसको आप बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है। और जब आप प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो आप उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। बैकग्राउंड में इतना आवाज क्यों है? ठीक है। सो सबसे पहले आता है आपका प्राइम कॉस्ट विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो अब इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहा तो उसको आप क्या बोलेंगे, इक्वल टू योर प्राइम कॉस्ट। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। और जैसे ही आपको प्राइम कॉस्ट मिल गया, प्राइम कॉस्ट में आपको क्या करना है, ऐड आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस। है ना। तो उसको आप क्या बोलेंगे, इक्वल टू वर्क्स कॉस्ट। ठीक है। जैसे ही आपको वर्क्स कॉस्ट मिल गया उसके अंदर आप प्लस कर दो ऑफिस एक्सपेंसेस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको मिल गया, उसके अंदर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड कर दो। क्या बोलेंगे आप उसको, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया आपको, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप प्रॉफिट को ऐड कर दो, मतलब कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर दो, तो जो मिलेगा उसको आप क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। यही है आपकी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। पहले आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कर लेंगे, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस को फाइंड आउट करेंगे, उसको प्लस कर देंगे तो वर्क्स कॉस्ट मिलेगा। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा। फिर प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा। सर ये कौन सा मॉड्यूल है, वेरी वेरी गुड, ये मॉड्यूल है आपका कॉस्ट शीट। ठीक है, लास्ट मॉड्यूल है आपका कॉस्ट शीट एंड रिकंसिलेशन। तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको, कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट। तो दो चीजें हम लोग
यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड दिस इज आवर लास्ट मॉड्यूल। फर्स्ट क्या था आपका, इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग। सेकेंड मटेरियल कॉस्टिंग, जिसमें आप लोगों ने 3 प्रैक्टिकल और 2 थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, मतलब ईओक्यू, फिर फीफो वेटेड एवरेज और मटेरियल टर्नओवर, ये प्रैक्टिकल था। और आपका स्टॉक लेवल्स और एबीसी आपका थ्योरी था उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने लेबर कॉस्टिंग अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है, थर्ड मॉड्यूल वो है आपका। लेबर कॉस्टिंग में अगेन 2 पार्ट में हम लोग ने डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट हम लोग ने लेबर शीट प्रिपेयर किया था, और सेकेंड में हम लोग ने हेल्सेर ओवन जो बोनस प्लान है वो किया था। ओवरहेड्स को भी हम लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कौन सा किस बेसिस पे डिवाइड होता है ना, याद आएगा आपको कि एरिया के हिसाब से आप रेंट को डिवाइड करते थे, दैट पार्ट। उसके बाद में ओवरहेड्स में हम लोग ने एक पार्ट किया था, जिसमें मशीन की कॉस्ट हम लोग मालूम कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे, पावर वगैरह वो कैलकुलेट करते थे। वो आपका फोर्थ मॉड्यूल था। एंड दिस इज योर फिफ्थ मॉड्यूल, जिसमें आपको कॉस्ट एंड कॉस्ट रिकंसिलेशन करना है। एनी डाउट? ठीक है, तो ये आपका फाइनल जो है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका समरी मैंने आपको बताया सिर्फ, दिस इज ओनली योर समरी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भेजने वाला हूँ, जो कि आपको वही फॉर्मेट आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में बच्चों ने ये प्रॉब्लम फेस कर ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप लोग कभी नहीं करना ये चीज। बार बार मैं बोलता भी हूँ, और फिर आप गलती भी वही करते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं उसके लिए, लेकिन मेरा काम है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है यही वाला रिफर करें आप, ठीक है। जो यहाँ पर शेप में आपको जो दिख रहा है, यही वाला आप फॉर्मेट रिफर करेंगे। थोड़ा सा इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। प्रोफार्मा कॉस्ट शीट जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं इसका स्क्रीन प्रिंट मतलब स्क्रीनशॉट आपको लेके, एक वैसे मैं पूरा आपको ये चैप्टर देने वाला हूँ एनीवेज, उसका तो आप टेंशन नहीं लेना, लेकिन यही वाला आप एक रिफर करेंगे, बहुत बड़ा फॉर्मेट है, ठीक है। अभी ना इसमें जो पहले पहले मतलब है ना, काफी सारी बुक में अपडेटेड नहीं है काफी सारी चीजें, तो इन्होंने बहुत बार है ना उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये आता कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर से, जैसे कि अभी लास्ट टू लास्ट ईयर में उन्होंने एक नया टर्म पूछ लिया था, ये वाला हॉलेज ऑफ मशीनरी, या हॉलेज ही सिर्फ दिया हुआ था और कुछ दिया ही नहीं था पहली बार। हॉलेज ऑफ मशीन भी दिया होता तो आपको समझ में आता फैक्ट्री, लेकिन इतना ही दिया था उन्होंने, हॉलेज ही दिया था सिर्फ वर्ड, ठीक है। फिर एक और एक आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन कहीं तो है, ठीक है, वो भी आ गया था उसी पेपर में, ये भी आ गया था, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो जब ऐसे वर्ड्स आते हैं तो ये सब वर्ड क्लियर ही नहीं होते कि कहाँ पर जाने, मतलब एक्चुअली तुम्हारे फॉर्मेट के हिसाब से उन्होंने पहले ही बता दिया है, लेकिन तुम लोग कभी ये फॉर्मेट पढ़ते ही नहीं, ठीक है। और मनन में इसका बहुत इजी फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, डोंट गो फॉर दैट। इजी फॉर्मेट के चक्कर में आपका एग्जाम आपको स्पॉइल नहीं करना है, पहली। दूसरी चीज ये कि आप कॉस्ट शीट में अगर एक मिस्टेक करते हैं तो मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड होती है, ठीक है। अगर आपने कहीं पे भी रॉन्ग आइटम लिया है तो वो मिस्टेक नीचे तक के कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। ये रिलीजियसली आपको ये एक फॉर्मेट एक बार रीड कर लेना है, और उसमें क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे आती है वो इम्पोर्टेंट है। और हम लोग हर एक चीज डिस्कस करेंगे डिटेल में, हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कि मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, या क्यों ये इस पर्टिकुलर चीज में आना चाहिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज नॉट दी मैटर, ठीक है। मैटर यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन आप लोगों को सही फॉर्मेट इधर ही से पढ़ना है। ये 3 पेज का फॉर्मेट है जो सिर्फ इसी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आप मनन रिफर करेंगे तो उसमें हाफ पेज का भी फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। और वो यही वाला फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया अभी, इतना ही है उसके अंदर, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। कोई बहुत डिटेलिंग आपको वहाँ पे नहीं मिलने वाली, सिर्फ इतना ही आपको वहाँ पे
आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि इतना ही है सर्कल, इससे ज्यादा वहाँ पे कुछ नहीं है। तो आप करेक्ट जो है फॉर्मेट फॉलो करेंगे, भले टेक्स्ट बुक आप कोई भी फॉलो करो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, मनन ईजी होती है समझने में, शेत इज लिटिल लेंदी, उसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट शीट जो है आप यहीं से पढ़ेंगे और कहीं से भी आपको पढ़ना नहीं है, और मैं आपको मटेरियल दे दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? सबको समझ में आ गया? पहली बात तो कौन सा चैप्टर कर रहे थे? ठीक है, दूसरा ये कि ये हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा। तीसरा ये कि इसके बाद सिर्फ रिवीजन ही बच जाएगा, जो कि हम लोग को एक एक करके जो भी मिसिंग चीज़ें हैं वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। और सारी चीज़ें जो है वो हम लोग को गूगल क्लासरूम में एक एरिया होता है, क्लास वर्क। ठीक है, क्लास वर्क करके एक एरिया होता है जहाँ पर मैं वहाँ पे क्लाउड में वो चीज़ डाल देता हूँ। ठीक है, सो दैट इफ़ यू वांट टू स्टडी एनीथिंग, जैसे कि आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लस अगर आपको वहाँ से टेस्ट अपीयर करना है तो भी आप जाके वहाँ से टेस्ट अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ व्हाट्सएप पे रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, 2 मिनट। ओके, आई विल फॉरवर्ड द अटेंडेंस लिंक। वेट, मिलेगा बेटा, अटेंडेंस लिंक मिलेगा आपको। अटेंडेंस, कुछ लोग मैं देखता हूँ कि बाकी चीज के लिए नहीं बोलते, कभी सिर्फ अटेंडेंस के लिए ही बोलते हैं। वेरी बैड। ओके, so attendance link is there in the chat box. Hopefully next semester हम लोग आमने सामने मिले।